नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो पांचवें दौर की बातचीत भी अभी बस खत्म ही हुई और उसमें भी नतीजा बेनतीजा रहा। अभी तक कोई समझौता नहीं हो पाया है किसानों के बीच में और सरकार के बीच में। दरअसल ये कई दौर की बातचीत हुई है, लेकिन ये सारी बातें हो रही हैं कब? कानून आने के बाद। किसान और किसान यूनियन और राजनीतिक दलों का यह कहना है कि अगर ये सारे दौर की बातें जो अब हो रही हैं कानून आने के बाद, कानून आने से पहले हो गई होती तो शायद आज इस स्थिति की जरूरत नहीं होती। संभवतः ये किसान जो आज धरने प्रदर्शन पर बैठे इन कानून के खिलाफ, वो इस कानून का समर्थन कर रहे होते, राजी खुशी उसको लागू भी कर रहे होते, क्योंकि उसमें उनकी सहमति होती, स्वीकृति होती, उनकी कोई जो दिक्कतें हैं उनको भी समझा जाता और इनकॉर्पोरेट किया जाता। तो क्या सरकार ने जल्दबाजी की? अच्छा, दूसरी बात, सरकार कह रही है कि चलिए हम थोड़े बहुत संशोधन, जो आप बात कह रहे हैं, हम उसको मानते हुए इसमें कुछ विचार करने को तैयार हैं। अब क्या है, अब भरोसे की कमी हो गई है, जिसमें किसानों का ये कहना है कि ना, कतई नहीं, आप पहले तो इसको स्क्रैप करिए, इसको हटाइए, इन कानूनों को नए सिरे, अगर नहीं भी हटा रहे तो पहले सस्पेंड कर दीजिए, ताकि हम नए सिरे से बातचीत करें और उसके बाद जो कानून आएगा वो हमें राजी होगा। बस यही बात अटकी हुई है और एक छठे दौर की बातचीत दोबारा होनी है 9 दिसंबर को। तो आज मुकाबला में जो हम पूछने जा रहे हैं वो है ये: पांचवें दौर की बातचीत भी बेनतीजा, सरकार संशोधन पर कर रही है विचार, किसान भी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, बिल वापस होगा या किसान संशोधन प्रस्ताव मांगेंगे। छठी मुलाकात 9 तारीख को है, जैसे कि हमने आपको बताया। मुकाबला में आज किसमें कितना है दम और कौन पीछे हटेगा, क्योंकि अभी दोनों ही पक्ष अपनी तरफ से पीछे नहीं हट रहे हैं। किसानों ने अपनी पोजीशन टाइट की हुई है और सरकार भी संशोधन की बात जरूर कर रही है, लेकिन कभी भी बिल वापसी की उन्होंने बात मानी नहीं और ना ही उस बारे में वो चर्चा कर रहे हैं। किसान या सरकार, कौन पीछे हटेगा, इसी पर होगा हमारा आज का मुकाबला। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। डॉक्टर MJ खान, आप चेयरमैन हैं इंडियन चेंबर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के। सरदार VM सिंह, नेशनल कन्वीनर ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी के। नरेश सिरोही, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, किसान से जुड़े हुए मुद्दों के खासे विशेषज्ञ। योगेंद्र यादव, आप अध्यक्ष हैं स्वराज इंडिया के। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम का फॉर्मेट एकदम सिंपल। इससे पहले कि मुकाबला शुरू हो, आप सबको 1 मिनट का अपना शुरुआती वक्तव्य देने का और रखने का समय। मैं डॉक्टर खान आपसे शुरू करता हूं, आपका 1 मिनट शुरू होता है अब। क्यों संकेत जी, इनफैक्ट आपने जो ओपनिंग रिमार्क्स में रखा है वो पूरा असेंस आपने अभी तक के जो भी डेवलपमेंट्स हुए हैं उसका रख दिया है। कहीं ना कहीं लेजिस्लेशंस में कोई कमी नहीं दिख रही है। 1-2 कंसर्न्स के पॉइंट्स हैं किसानों के, जो उन्होंने 3 दिन पहले की मीटिंग में रखा था, लेकिन बाय एंड लार्ज भरोसे की कमी रही कि ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत क्या पड़ी, उस पर लोग, किसानों की चिंता थी और आशंका थी, और डायलॉग की डेफिसिट। तो जो अब डायलॉग हो रहे हैं वो अगर पहले हो जाते तो ये बात सही है कि बिल्स में इतनी कमी नहीं थी जितनी भरोसे की कमी थी, और इस वजह से ये सिचुएशन आई। अब जब प्रोटेस्ट साइड दिल्ली आ गया है तो किसानों की निगोशिएटिंग पावर बढ़ गई है। तो सरकार की अब जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ये अगर 15 दिन पहले होती तो शायद किसानों के साथ समझौता हो चुका होता और हैप्पीली ये तीनों एक्ट्स लागू होते। जी, सरदार VM सिंह, आपका 1 मिनट। कहना बड़ा सीधा है, जैसे खान साहब ने खुद ही कहा, ऐसी क्या आफत आई थी कि कोरोना के अंदर आपको ये लाना पड़ा और हमारे लिए लाना पड़ा, और हम कह रहे हमारे फायदे के नहीं है, हमारे मार्फिक नहीं है, आप जबरदस्ती ठोस रहे हो हमारे ऊपर के नहीं तुम्हारे फायदे के हैं। अरे साफ दिख रहा है कॉर्पोरेट के फायदे के लिए है ये, और कॉर्पोरेट जो है आज की तारीख में हावी अगर हो जाएगा, छोटी मछली के बड़ी अगर शाक आ जाएगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए पूरे देश का किसान जो है इसके ऊपर खड़ा है और कह रहा है नहीं, हम इसको जो है सस्पेंड करना नहीं, हम इसको खारिज कराना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए मार्फिक नहीं है। ये जैसे कहते हैं कि हमें मार डालेगा। और आज आपको मालूम है बच्चे खेती नहीं करते, खेती घाटे का सौदा है। इस शक्ल में जब ये आ जाएंगे तो फिर क्या होगा? क्राइम बढ़ेगा, इसके बाद में जो है ड्रग्स बढ़ेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। आज वैसे ही बच्चों को जो है उनकी कोरोना में चले गई है, उनकी जो है उनकी नौकरियां जो हैं ये नोटबंदी में चले गई हैं, उनके पास जीविका नहीं है, बुरे हाल हैं। तो क्या फायदा इस चीजों का? बनाने का कोई फायदा नहीं। सिंह साहब, मैं आपके पास वापस आऊंगा। एक मिनट का शुरुआती वक्तव्य का समय खत्म हो गया, अभी आपके पास वापस आएंगे। नरेश सिरोही जी, आपका 1 मिनट।
जी, मेरा कहना ये है कि संकेत जी, जो आपने बात कही है या हमारे दोनों पूर्व मित्रों ने बात कही है, अब विषय उससे आगे बढ़ गया है कि जब जो कमी रह गई उसको हम पीछे छोड़ दें और अभी जिस दौर में वार्ता चल रही है उसको सिर्फ सफल कैसे बनाना है उस पर अपने को बात करनी चाहिए। देश के सामने और देश के किसानों के सामने बहुत भारी संकट है। वो घाटे की खेती कर रहे हैं, जैसे वीएम सिंह जी ने बताया। मैं भी उस बात से सहमत हूँ कि देश का किसान घाटे की खेती कर रहा है, हमें उसके लिए रास्ते आसान बनाने पड़ेंगे। दूसरी बात, जो वार्ताएं चल रही हैं, ये मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत बड़ा विषय है। देश के 138 करोड़ लोगों को वाला है। जी, ऑडियो और वीडियो कनेक्शन आपका सिरोही साहब जरा चला गया है। मैं आपके पास वापस आता हूं। एक बार योगेन यादव जी का 1 मिनट का संदेश सुन लें। जी योगेन यादव जी, आपका 1 मिनट। संकेत भाई, बड़ी सरल सी बात है। सरकार कहती है वो सौगात लेके आई है किसानों के लिए। अब जिसको सौगात मिलनी है वो कह रहा है कि आपने मैंने ना कभी ये मांगा, ना आपने मेरे से कभी पूछा, ना मैं इससे सहमत हूं। देश का एक भी बड़ा किसान संगठन, आज भारतीय किसान संघ ने बयान भले ही दे दिया हो, लेकिन 500,000 में से एक भी किसान संगठन इन कानूनों से सहमत नहीं है। वो किसान हाथ जोड़ के कह रहा है जी आप अपनी सौगात वापस ले लो। सरकार ये बात सुनने को तैयार नहीं है, कान में मोम डाल के बैठी है। आज पहली बार सरकार ने कम से कम ये माना है कि हाँ, मामला कानूनों का है। अब तक सरकार किसानों को डराने का, भरमाने का, टरकाने का, घबराने का, थकाने का काम कर रही थी। आज पहली बार कम से कम कानून पे चर्चा शुरू हुई है और सरकार कान खोल के सुन ले कि किसान यहाँ पे इन कानूनों में संशोधन करवाने के लिए नहीं आए हैं, वो इन कानूनों को पूरा निरस्त करवाने के लिए आए हैं। संशोधन तब होता है जबकि कानून की मूल आत्मा ठीक हो, उसमें कुछ छोटी मोटी नहीं है। ये कानून निरस्त, तो ये चीज अब स्पष्ट हो गई है। जी 1 मिनट का समय खत्म हो गया। एक चीज स्पष्ट हो गई है कि किसान संशोधन में आराम नहीं देखेंगे, संशोधन से नहीं मानेंगे। उनको चाहिए कि ये कानून रिपील हो, हट जाए। सरकार की तरफ से एक बार भी इस बारे में जिक्र भी नहीं हुआ है। वो समन्वय बनाने की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा, इन कानून के आ जाने के बाद अब सिरोही साहब का यह कहना है कि अब जो बीत गई सो बात गई, अब तो बातचीत हो रही है। ठीक है, चलिए, अब बातचीत हो रही है। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आप सबसे जानना चाहेंगे कि अब भी जो बात हो रही है उसमें कितनी सही बात है और कितना टरकाने वाली है। मुकाबला जारी रहे। तो ब्रेक पे जाने से पहले सिरोही जी का यह कहना था, जो बीत गई सो बात गई, आगे की देखिए। अब तो नेगोशिएशन हो रही है, अब तो बातचीत हो रही है। बिल्कुल बातचीत जरूर हो रही है, लेकिन सिरोही साहब, किसानों का यह कहना है कि ये पुरानी हवेली ठोक पीट के मरम्मत करके कि कहीं से अगर सीपेज हो रही है तो उस पर पैच लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, अपनी समस्या बताइए, इसको ठीक कर दें, ये स्थिति ना आती है अगर पहले बातचीत हो जाती। और अगर आप अभी भी बातचीत कह रहे हैं तो किसान कह रहे हैं इसको आप सस्पेंड कीजिए कानून को और नए सिरे से बातचीत शुरू कीजिए और उसमें जितने मुद्दे हैं उसको हम इनकॉर्पोरेट करें। क्योंकि अभी ऐसा होगा, आप उसको 2-3 चीजों पर ला करके और उसके बाद बोलेंगे चलो ये लो रिपेयर कर दिया। जो स्पिरिट ऑफ द लॉ है, किसानों का यह कहना है कि वही ठीक नहीं है। मैं आपको बहुत विनम्रता से बताना चाहता हूं कि मैं 10 साल किसान आंदोलन से जुड़ा रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी के साथ, टिकैत साहब के साथ, और मैंने बहुत सारे आंदोलन देखे हैं और हमेशा बातचीत से बहुत अच्छे रास्ते निकले हैं। ये जो आंदोलन हो रहा है, इससे भी पूर्व में अच्छे बड़े आंदोलन हुए, अच्छे नेतृत्व के ढंग से आंदोलन हुए और उसका समझौते भी हुए हैं, उसमें बातचीत से हल भी निकला है। और ये देश में जो बदलाव की बात हो रही है, ये आज देश में ये पहले दौर का बदलाव नहीं है। आजादी के बाद से लगातार कृषि के क्षेत्र में बहुत बड़े बदलाव हुए हैं और ये भी एक नया बड़ा बदलाव है। इसमें जो कमियां किसानों की जो हितों को सुरक्षित कर सकते हैं, उनको सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, उसके बारे में हमको बात करनी चाहिए।
संकेत जी, मैं अपने और साथियों से ये आग्रह करना चाहता हूं कि किसानों के ऊपर कम से कम राजनीति ना करें। मोदी सरकार को उनको व्यक्तिगत रूप से घेरना तो अलग से प्लेटफॉर्म बना के घेरें, लेकिन किसानों के कंधे पे बंदूक रख के जो मेरे मित्र लोग चला रहे हैं ये ठीक नहीं है। किसान के कंधे पे बंदूक, सिरोही जी मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन यहां पर अगर आप ये सब कंधे पे बंदूक रखने वालों को हटा भी दें तो किसान खुद प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए सुनिए, मैं कंधे पर बंदूक वाले लोगों को एक बार हटा भी दें, किसानों को आप नहीं मना पा रहे ना। आज जो मिलने आए थे नरेंद्र सिंह तोमर से और पीयूष गोयल से, वो कंधे पे बंदूक रखने वाले थोड़ी थे, वो किसान थे। मैं एक एक किसान नेता को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, सब हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे से जानता हूं मैं। वो बिल्कुल बातचीत करेंगे, रास्ता सुलझाएंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन कुछ ताकतें ऐसी हैं जो अनावश्यक रूप से किसान को हथियार बनाने के रूप में लगी हुई हैं, ये ठीक नहीं है। ये मैं हाथ जोड़ के विनम्र करता हूं कि देश की 60 करोड़ की आबादी है जो कृषि पे आश्रित है, उनके ऊपर खिलवाड़ मत करिए। बिल्कुल, बातचीत से रास्ता निकालिए। ये सिरोही जी ने एक जरूरी बात की। हाँ, नहीं, बातचीत तो हल है, लेकिन फिर वो देखिए बात वो तो आएगी ही कि आप ये बातचीत पहले क्यों नहीं कर सकते थे। अगर मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं योगेंद्र यादव जी, तो एक संसदीय प्रणाली में एक तरीका है जिसे कहते हैं हाउस पैनल। पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं जिसमें बिल जाते हैं, जिसमें जो जनता के नुमाइंदे हैं वो बैठ करके, मिनी पार्लियामेंट है, अच्छे तरीके से ठोक ठठा के वो एक पूरे बिल को देखते हैं और उसके बाद वो संसद में आता है। पिछली लोकसभा में सिर्फ 25% बिल सेलेक्ट कमेटी पे गए या हाउस कमेटी के पास गए। अब तक मोदी के दूसरे कार्यकाल में एक भी बिल हाउस पैनल में नहीं गया है। आपको लगता है कि कम से कम यही हो जाता तो उससे भी बहुत हल निकल सकता था? देखिए, जब निर्मला सीतारमण जी ने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि वो किसानों को ये 3 बड़ी सौगात देने वाली हैं, उसी दिन से किसानों ने विरोध शुरू किया। यहां बीएम सिंह बैठे हैं, हम सब लोगों ने लिख के उस वक्त कहा कि नहीं, कृपया करके आप ऐसे कानून मत बनाइए। फिर सरकार बिना बात किए ऑर्डिनेंस ले आई तो हमने 9 अगस्त को पूरे देश में इसका विरोध किया, कहा कि आप बात कीजिए, कानून बनाने से पहले बातचीत कीजिए। कोई बातचीत नहीं हुई। फिर उसके बाद जब कानून बन गया 20 सितंबर को, उसके बाद 25 सितंबर को देश भर में प्रोटेस्ट हुआ। कानून बनने से पहले कई सांसदों ने, आज तो पूरे अखबार में खबर छपी है, सांसदों ने बार बार वो सब बातें कही जो कि सरकार को आज विचार करने पे मजबूर होना पड़ रहा है। बार बार कहा गया कि आप, बीजेपी के अपने एलाइज ने कहा कि आप इसको एक कमेटी पे भेज दीजिए, वो नहीं किया। पर चलिए एक क्षण के लिए सिरोही जी की बात मान लेते हैं, जो बीत गई सो बीत गई। आज क्या हो रहा है, मैं आपको आज शाम की बात बता रहा हूं, 5 बजे की। हाँ, जिसको आप बातचीत कह रहे हैं उसमें हालत ये हो गई कि मेरे सहयोगियों को मौन व्रत रखना पड़ा। वो सरकार से सिर्फ पूछ रहे थे कि भाई आप बता दो, आप इन कानूनों को रिपील करेंगे या नहीं करेंगे, संशोधन की बात छोड़ दीजिए, हमें हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। सरकार जलेबियां बनाती रही बातचीत में। तो फिर हमारे सहयोगियों ने क्या किया, घंटा भर के लिए वो चुप बैठे रहे और उन्होंने अपनी फाइलें जो सरकार ने दी थी, फाइलों के पीछे लिख दिया यस और नो, हाँ या नहीं, बस जवाब दीजिए। इस तरह की बातचीत चल रही है। आज की बातचीत में सिर्फ 2 ही मैं तो पॉजिटिव चीज देखता हूं। पहली बात यह कि आज लगता है पहली बार सरकार को समझ आया है कि किसान कानूनों को निरस्त करवाना चाहते हैं। अब तक तो सरकार ये मानने को तैयार नहीं थी। किसान जो कह रहे थे, सरकार घुमा घुमा के उनकी बातों को कह रही थी, ये नहीं वो, इसकी नहीं उसकी बात कर लो। आज कम से कम पहली बार सरकार को शायद समझ आया है। वैसे दिल्ली ऊंचा सुनती है, पुरानी समस्या है दिल्ली की। सरकार को पहली बार समझ आया है कि किसान दरअसल कानूनों को निरस्त करवाना चाहते हैं। और दूसरी बात आज की मीटिंग में जो अच्छी हुई है वो ये कि कम से कम एक मंत्री ने हॉल के अंदर कहा कि आपका आंदोलन बहुत अच्छा है, शांतिपूर्वक है, अराजनैतिक है। जो बातें सिरोही जी यहां कह रहे हैं उससे उल्टी बातें इनके मंत्री जी ने आज कही हैं। दिक्कत ये है कि बीजेपी, सिरोही जी तो बहुत शालीन आदमी है, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता हॉल के बाहर क्या कहते हैं, ये तो दलाल हैं, ये तो बिचौलियों के प्रतिनिधि हैं, ये तो खालिस्तानी हैं। हरियाणा के मंत्री, कृषि मंत्री कहते हैं कि ये विदेशी ताकतों, पाकिस्तान और चीन द्वारा इंस्पायर्ड हैं। मनोज तिवारी के, मैंने इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी वाला एंगल लिया है, कुछ टुकड़े टुकड़े, कोई खालिस्तान, सब कह रहे हैं। लेकिन मैं एक सेकंड, यादव जी, अगर ये सब एक सेकंड के लिए आप अगर इन सब चीजों को हटा भी दें, मैं कह रहा हूं देखिए, डायरेक्ट जो स्टेक होल्डर्स है ना, किसान
और सरकार, उनके बीच में बातचीत हो रही है। अब सराउंड साउंड में कोई क्या बोल रहा है वो लोग बोलेंगे ही, हर किसी के मुंह है, जितने लोग उतनी बातें। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं सरदार वीएम सिंह कि बहुत सारे ऐसे सरकार के नुमाइंदे हैं जिनका ये कहना है कि ये जिद पकड़ लेना, और मैं आपसे ये चीज समझना चाहता हूं, ये जिद पकड़ लेना कि कानून तो हटाओ, पहले तो कानून हटाओ, उसके बाद ही बातचीत। अगर सरकार ये कह रही है कि ठीक है हमारा ये कानून है, संशोधन की बात करके वो ये मानने को भी तैयार है कि ये कानून कुछ हद तक खराब थे, आप सरकार को अगर मना ले जाएं इन्हीं कानूनों को ठीक करने में और बातचीत से कोई हल निकले, तो वो मंजूर क्यों नहीं है किसानों को? वीएम से पहली बात तो ये है कि अगर किसान जिद कर रहे हैं अपनी बात पे, जो वो शुरू से अटल हैं, तो सरकार क्यों जिद कर रही है? पहली चीज तो यह है। सरकार के बारे में आपको बताऊं, कोरोना का समय है, अगर बिना ट्रायल के वैक्सीन लगा दें और वैक्सीन फेलियर हो जाए तो आप विड्रॉ करेंगे या नहीं करेंगे? वैसे ही ये कानून आए हैं जून के अंदर, जुलाई के अंदर मक्का बिका है, अगस्त सितंबर के बाद धान बिका है, और ये कानून पूरा फेलियर है क्योंकि मक्का बिका है 1760 रुपए के बदले, जो प्रधानमंत्री कहते हैं, मंत्री जी कहते हैं ना, हम पे ट्रस्ट करो, मक्का बिका है 700 रुपया 1760 के बदले। और नरेश भाई बता दें, मुझे मना कर दें कि उत्तर प्रदेश में किसी का भी धान जो है, मतलब 1868 के बदले जो है PR 126, वो बिका है 1100-1200 में। जब ये फेलियर है कानून तो वापस ले लो ना भाई। और नरेश जी को मैं बताना चाहूंगा, याद दिलाना चाहूंगा, MSP से भी नीचे भूमिका नहीं, सुनिए, मैं जिद की बात कर रहा हूं, जिद क्योंकि सरकार कर रही है। हाँ। जब पीछे 2015 के अंदर कानून लेके आए थे लैंड एक्विजिशन का, फिर जिद की बात आई थी, 40-50 किसान नेता अरुण जेटली जी के चेंबर में आए थे, बात की थी, तो मैंने ही कहा था, नरेश वहीं थे, नरेश भाई, कि 5 आदमी को करो। तो इनके माध्यम से हम लोगों ने 5 आदमी करे थे, राजू शेट्टी था, मैं था, बाकी लोग थे, और अरुण जेटली जी ने उसमें हमसे वार्ता करके और कहा था उस समय के मंत्री वीरेंद्र सिंह जी को कि जेपीसी बनाया जाए, इनकी बात में दम है। तब उस समय जिद नहीं करी, तो आज जिद करके क्यों बैठे हो जब आपको मालूम है कि ये रास्ता खुल सकता है? मैं बस ये एक सेकेंड सिंह साहब, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि आज की डेट में अगर सरकार करे, आज भी मैंने नरेंद्र सिंह तोमर का बयान सुना, उनका ये कहना है कि आप एक लिस्ट बना के दे दीजिए कि आपकी मुख्य डिमांड क्या है, हम उस पर विचार करेंगे, हम उसमें जो संशोधन कर सकते हैं वो करेंगे, उसके बाद आप बता दीजिएगा आपको मंजूर है या नहीं। ये जिद पकड़ लेना कि कानून ही हटाओ। आपके चैनल पे पहली बार क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि खान साहब यहां बैठे हैं, 30 सितंबर को अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के साथ मैंने 5 लोगों के साथ अनौपचारिक वार्ता नरेंद्र तोमर जी के साथ और राजनाथ सिंह जी के साथ किया था उनके घर पर। उसमें हमने पूरा 7 पन्ने का बना के उनको दे दिया था ना। 2 महीने आपने वेट क्यों किया? 2 महीने पंजाब के लोगों को रास्ते में रोड पे, तो बार बार ये कहना कि अपनी मांगे बताओ, मांगे बताओ, मांगे तो ठीक है, मैं आपका आरोप समझ गया। आपका कहना है कि बार बार ये कहना कि बताइए दिक्कत क्या है, ये जलेबी की तरह बात घुमाने जैसा है, जो कि दिल्ली की सरकारों की पुरानी आदत है, चाहे किसी भी पार्टी की हो। हमने उनको मेल पे खान साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। ले दे के बात याद है आपको, शुरुआत में आपने क्या कहा था, और हम लोग जिस बात का जिक्र कर रहे थे, ट्रस्ट डेफिसिट, विश्वास की कमी, ये ले दे के वही है। आपका ये कहना है कानून में कोई दिक्कत नहीं है, भरोसे में दिक्कत है। आपको लगता है कि ये भरोसा ही सबसे, और इसका प्रतीक हम हमेशा देखते हैं कि किसान चाय भी नहीं पीना चाहता और खाना भी नहीं खाना चाहता और पानी भी नहीं पीना चाहता चर्चा के वक्त। देखिए, जो भरोसा टूटा है इसको कैसे रिपेयर, और इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार पे होनी चाहिए या नहीं? देखिए, डेमोक्रेसी में जो प्रोसेस होती है वो कंसल्टेशन की, डिस्कशन की, डिलिब्रेशन की होती है, और उसके बाद कानून बनते हैं। शायद कोरोना का पीरियड रहा हो या जो भी कंसिडरेशन रही हो, अध्यादेश आए, शायद उसके तुरंत बाद अगर किसानों से बात होती तो लेजिस्लेशन टेबल होने से पहले कम से कम इस बात की समझ आ जाती कि किसानों के कंसर्न्स में क्या हैं, तो उसको अमेंडमेंट पेश हो सकते थे। लेकिन वो प्रोसेस अब खत्म हो गए। तो जो सिरोही जी कह रहे हैं, अब उस पर आते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि देखिए, कृषि का स्वरूप बदला है। पहले हम लोग डेफिसिट माइंडसेट से एग्रीकल्चर को देखते थे, तो मैक्सिमाइज प्रोडक्शन, पूरा अप्रोच एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से लेके, स्टेट गवर्नमेंट से लेके, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन, एकेडमिक, वही होता था। पिछले 10 सालों में अगर आप देखें तो एक एक करके सब कमोडिटीज या तो हम लोग सफिशिएंसी में आ गए या सरप्लस में चले गए, यहाँ तक कि दलहन तक सिर्फ एक तिलहन बचा है जो हम लोग डेफिसिट में है। इसका मतलब अब जो पूरा तवज्जो जाना था वो मार्केट रिफॉर्म्स की तरफ जाना था। तो
अगर इस नजरिए से देखें कि एग्रीकल्चर में सब कुछ ठीक था, आंसर इज नो। क्या जरूरत थी इस तरीके की लेजिस्लेशन की? यस। इस फॉर्म में या थोड़ा डिफरेंट जरूरत थी। अब अगर आप पूछें जो 3 लेजिस्लेशन एक्ट्स बने, इनमें कोई गुंजाइश है, कमी है? मैं कहूंगा बिल्कुल है। कम से कम एक कमी मैं गिना सकता हूं कि मंडी के अंदर टैक्स, मंडी के बाहर टैक्स नहीं। तो किसानों को यह आशंका हुई कि बाहर जो ट्रेड होगा वो फायदे में चला जाएगा, मंडियां धीरे धीरे लॉस में चली जाएंगी, स्टेट गवर्नमेंट एक दिन इनको हैंड ओवर नहीं, पर सरकार ने जो मैंने बयान सुना, एग्रीकल्चर कृषि मंत्री का बयान, वो कह रहे हैं कि समानता लाने पर वो प्रस्ताव करेंगे। एपीएफसी मंडी और प्राइवेट मंडी के बीच में समानता हो, ये संशोधन होगा या इस पर सरकार पहले वार्ता में सहमति व्यक्त की, और अब सरकार की तरफ से मैं फ्लेक्सिबिलिटी देख रहा हूं। तो मैं ये उम्मीद करता हूं अगर किसान संगठन भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं तो बीच का रास्ता निकल जाता है, क्योंकि जो इन तीनों फिर क्या दिक्कत है? बातें हैं, वीएम सिंह और योगेंद्र यादव जल्दी से, फिर क्या दिक्कत है? जो अच्छी बात है बिल्कुल पॉइंटेड तरीके से अगर आप बता दें, पहले वीएम सिंह और उसके बाद योगेंद्र यादव। देखिए, दिक्कत यह है कि आपने एफपीओ को किसान का दर्जा दे दिया और फिर आपने उसको एग्रीगेटर भी बना दिया, तो कॉन्फ्लिक्ट तो आ गया ना। कौन बात कर रहा है इसकी? ये बहुत, इसमें अगर बात करें, मैं बता तो रहा हूं आपको, खान साहब वहीं थे। खान साहब आप क्यों नहीं कह रहे? राजनाथ सिंह जी भी थे, तोमर जी भी थे। 2 घंटे बातचीत हुई और हमने चाय भी पी 2 बारी। उसमें हमने आपको पूरी दिक्कतें बताई और उन्होंने हर चीज पे हाँ किया। ये 2 महीने पुरानी, 2.5 महीने पुरानी बात है। तो दिक्कतें कौन दूर कर रहा है? आप दिक्कत तब दूर करोगे जब लोग रोड पे आएंगे। आप तब उनकी बात सुनोगे जब आप जो है कोई ऐलान करोगे और उसके बाद में आप जिद पकड़ लोगे और उसके बाद में कोई दूसरा जिद पकड़ेगा, फिर आप घूमोगे। अरे ये वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट में सरकार कभी छोटी नहीं होती। अगर वापस लेगी सरकार, छोटी नहीं होने वाली। नहीं, वीएम सिंह साहब जो आप कह रहे हैं वो बात अब दिखाई सरकार में पड़ रही, पूरी सीरियसनेस और फ्लेक्सिबिलिटी। तो पहले क्यों नहीं हुआ? हाँ, यही तो सरकार की गलती है कि 2.5 महीने से अगर आपको बता दिया जाए तो आप आखिर तक क्यों रुक रहे हैं? जब कर ले, जो कमियां हैं वो सरकार की तरफ से दूर कर देनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो 9 तारीख की बैठक है, इसके बीच में जो 3-4 दिन का टाइम है, इस दौरान हम लोग एक इनफॉर्मली फॉर्मली कंसल्टेशन के नहीं ले देके मुझे जो मुद्दा समझ में आ रहा है कि किसानों ने पहले ये पूरा कानून, बहुत जल्दी योगेंद्र जी मैं आपके पास आना चाहता हूं, समय कम है, उसके बाद ब्रेक लेनी है। शुरुआत में किसान ये इसको काला कानून जरूर मान रहे थे, लेकिन संशोधन पर भी मान जाते। लेकिन उसके बाद सरकार के अड़ियल रवैये के बाद उनको ये लगा कि नहीं भैया हटाओ, ये तो कानूनी काला है। अब अगर सरकार इसमें संशोधन पर मान जाती है और आपकी जो ओरिजिनल डिमांड है वो मान ली जा सकती है, तो फिर इन कानूनों को आगे क्यों ना बढ़ाया जाए? किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए फिर इस चीज पे क्यों अड़े रहें कि इन कानूनों को ही हटाओ? ये चीज मैं समझना चाह रहा हूं। मैं एक तो खान साहब से अनुरोध करूंगा कि सरकार की नीयत पे इतने सफाई से पर्दा न डालिए। खान साहब, कोरोना वगैरह की वजह से नहीं हुआ, जैसा सारे लोग जानते हैं, खुल के अर्थशास्त्री लिख रहे हैं कि कोरोना ऐसा अवसर था, सरकार को लगा क्राइसिस एज एन अपॉर्चुनिटी, कि इसके अंदर ये वाले कानून बना देंगे तो किसी को पता नहीं लगेगा। चोर दरवाजे से अंधेरे में घुसाया गया। इस बात पे पर्दा क्यों डाल रहे हैं आप? दूसरी बात, ये जो संकेत जी प्रश्न पूछ रहे हैं, देखिए संकेत भाई, अगर कोई कानून ऐसा होता है जिसकी बेसिक स्ट्रक्चर ठीक हो, तफसील में गड़बड़ हो, डिटेल्स में प्रॉब्लम हो, तो बिल्कुल उसको वहां पे संशोधन करना चाहिए, उसकी कोई बात नहीं। लेकिन ये जो 3 कानून हैं, इनका जो मुख्य इरादा है वो गलत है। वो हिंदुस्तान की एग्रीकल्चर को कॉर्पोरेट सेक्टर को सौंपने के लिए है। सरकार अपना हाथ झाड़ रही है एग्रीकल्चर से, इसलिए हमें दिक्कत है। एक आपको आखिरी उदाहरण देके अपनी बात समाप्त करूंगा कि मान लीजिए सरकार पत्रकारों के हित में एक कानून लेके आए कि हर पत्रकार एंकर टीवी स्टूडियो में जाने से पहले पुलिस थाने के अंदर रिपोर्ट करके आएगा, तो आप लोग क्या करेंगे? कहेंगे इस कानून को वापस लो। फिर कोई व्यक्ति खान साहब जैसा आ जाएगा, कहिए बीच का रास्ता निकालिए। ऐसा कर लेते हैं कि आप सिर्फ मंडे, वेंसडे, फ्राइडे को रिपोर्ट करेंगे, बाकी दिन की आपको छूट हो गई। अब आप इतना अड़ियल क्यों हो रहे हैं? क्या जवाब देंगे आप ऐसे में? इस कानून को वापस लो। और आज किसान कह रहा है, सिर्फ किसान नेता नहीं है, आप इरादा नेक नहीं है, बात कीजिए, वो किसान इरादा नेक नहीं है, ऐसा योगेंद्र यादव का कहना है। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। योगेंद्र यादव जी का कहना है कि कानून के पीछे का जो मकसद है वो नेक नहीं है, और जब मकसद नेक नहीं है तो उसके बाद कानून आगे नहीं बढ़ सकता। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार को ये जो ट्रस्ट डेफिसिट, विश्वास में कमी है, इस पहलू पर बहुत गंभीरता से सोचना होगा।
मजाक ना उड़ाइए इस बात का कि किसान अपना लंगर का खाना खुद लेकर के आ रहे हैं या अपनी चाय या पानी खुद पी रहे हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि वो भरोसा नहीं करते कि कहीं कोई ट्रोल आर्मी उस पीती हुई चाय का वीडियो बना करके इतना अविश्वास का माहौल हो गया है। अब आप समझ लीजिए, और यही चीज जो है एक बड़े रूप में इन बिल पर भी लागू होता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तब हमारे साथ जुड़ेंगी मशहूर गायिका, पंजाब से ही हैं, जसपिंदर नरूला। और अब मैं स्वागत करना चाहता हूं एक विशेष हस्ती का, एक विशेष मेहमान का। मशहूर गायिका, आप सूफी संगीत, शास्त्रीय संगीत सबके लिए प्रसिद्ध हैं, देश विदेश में प्रसिद्ध हैं। डॉक्टर जसपिंदर नरूला हमारे साथ जुड़ गई हैं। डॉक्टर नरूला, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूं कि सड़क पर बैठे और धरने देते किसानों को जब आप देखती हैं, कुछ आपके राज्य के हैं, कुछ और बाकी देश भर से किसान हैं जो जुड़े हुए हैं, क्या विचार आता है आपके मन में उनके लिए? मुझे बहुत बहुत बुरा लगा है, बहुत बुरा लग रहा है। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कलयुग है कि इसमें हमारे जो अन्नदाता हैं, जो हम लोगों को अन्न देते हैं, हमारे लिए इतनी मेहनत करके फसल बीजते हैं, उन लोगों को इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है। और मतलब कैसा वक्त आ गया है कि, और देखिए सबसे एक अच्छी बात यह है कि वो बहुत ही शांति से और बहुत ही मतलब एक अच्छे तरीके से वो लोग अपनी मांगे रख रहे हैं। तो मैं तो एक बार फिर यही अपने गवर्नमेंट से कहूंगी कि इनकी प्लीज मांगे आराम से सुने। जो भी कुछ इतना वक्त जो लग रहा है, क्योंकि मुझे अभी भी किसी ने बोला था कि इतने दिन से ये सब चल रहा है, तो मतलब नतीजा क्यों नहीं निकल रहा है, हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कोई बहुत मुश्किल मुद्दे नहीं है, मुश्किल बात नहीं है। सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि गरीब किसान जो है वो बेचारा क्या करेगा, वो कहाँ जाएगा, जो साल साल भर हमारे लिए बरसात में, गर्मी में, सर्दी में, हर मौसम में अपनी फसल को इतना प्यार से बीजता है, उसे बड़ा करता है जैसे बच्चे को बड़ा करते हैं, उसके लिए इतनी मुश्किल क्यों हो रही है, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा। आई एम रियली बहुत डिस्टर्ब्ड इनसाइड कि ये कैसा वक्त आ गया है, ये हो क्या रहा है। नहीं, वो पीड़ा मैं आपकी समझ सकता हूँ डॉक्टर नरूला, जो पीड़ा जिसको आप बयां कर रही हैं वो पीड़ा मैं समझ सकता हूँ। लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि मैंने देखा बहुत सारे आर्टिस्ट, खास तौर से जो पंजाब से जिनका वास्ता है, वो एकजुट होकर के किसानों के साथ खड़े हुए हैं। बॉलीवुड से बहुत ज्यादा हस्तियों को मैंने नहीं देखा, लेकिन पंजाब की जो इंडस्ट्री है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, एक साथ एक स्वर में है। ये बड़ा रोचक है देखने में, सीख भी है बाकियों के लिए। बहुत सारे जो हमारे आर्टिस्ट हैं वो ऐसी फैमिली से हैं, फार्मर्स हैं, उनके पीछे दादे परदादे जो हैं वो लैंडलॉर्ड्स हैं, उनके यहाँ पर यही सब होता रहा है, वो कृषि है पीछे से, तो वो उनको और दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, वो रूह से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल जुड़े हुए हैं। और इंसानियत के नाते भी, जबकि मेरा तो कोई कृषि नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इस चीज को इस तरह लेती हूँ कि हमारे अन्नदाता हैं वो लोग, हमारे लिए अन्न प्रोवाइड करते हैं, हम लोग वही अन्न खाते हैं, बड़े होते हैं, हमारे बच्चे बड़े होते हैं, हमारे इस तरीके की तकलीफ ना झेलनी पड़े। जी थैंक यू डॉक्टर नरूला। तो एक ब्रेक का वक्त हो चला है मुकाबला में, लेकिन खबरें जारी रहेंगी एनडीटीवी इंडिया पर।
साफ दिख रहा है कॉर्पोरेट के फायदे के लिए है ये, और कॉर्पोरेट जो है आज की तारीख में हावी अगर हो जाएगा, छोटी मछली के बड़ी अगर शाक आ जाएगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए पूरे देश का किसान जो है इसके ऊपर खड़ा है और कह रहा है नहीं, हम इसको जो है सस्पेंड करना नहीं, हम इसको खारिज कराना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए मार्फिक नहीं है। ये जैसे कहते हैं कि हमें मार डालेगा। और आज आपको मालूम है बच्चे खेती नहीं करते, खेती घाटे का सौदा है। इस शक्ल में जब ये आ जाएंगे तो फिर क्या होगा? क्राइम बढ़ेगा, इसके बाद में जो है ड्रग्स बढ़ेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी,